शुभ प्रभात प्रिय छात्र छात्राओं। आज पुनः आपका मैं अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं हिंदी की कक्षा में। आज मैं क्षितिज के काव्यखंड से एक कविता कन्यादान लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं। कन्यादान एक बेहद ही संवेदनशील, अति संवेदनशील रस्म है। तो आइए बेटियों से संबंधित मेरी 4 पंक्तियां आप लोगों को समर्पित हैं। तो लीजिए। घर आंगन में हर तरफ एक मधुर गुंजार, घर आंगन में हर तरफ एक मधुर गुंजार, हंसी ठिठोली बेटियां, व्रत उत्सव त्योहार। आप सबों का पुनः अभिनंदन। कविता कन्यादान को पढ़ने से पूर्व मैं चाहूँगा कि हम लोग कवि परिचय पढ़ लें। कवि हैं ऋतुराज। उनका मैं सामान्य परिचय दे दूं कि कवि ऋतुराज का जन्म राजस्थान के भरतपुर जिले में सन 1940 में हुआ। उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से अंग्रेजी में एमए की उपाधि ग्रहण की। एमए अर्थात स्नातकोत्तर की उपाधि ग्रहण की। उन्होंने लगभग 40 वर्षों तक अंग्रेजी का अध्ययन किया। 40 वर्षों तक ऋतुराज के अब तक के प्रकाशित काव्य संग्रहों में पुल पानी में एक मरण धर्मा और अन्य सूरत निरत तथा लीला अरविंद आदि प्रमुख हैं। आगे है, इन्हें कई सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, नवाजा गया है, जिनमें सोमदत्त परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार शामिल हैं। इन्होंने अपनी कविताओं में यथार्थ से जुड़े, यथार्थ अर्थात वास्तविकता से, जीवन की जो वास्तविकताएं हैं जिनको हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जीते हैं, उनसे जुड़े सामाजिक शोषण। आप समाज में कई तरह के शोषण देखते हैं, तो सामाजिक शोषण एवं सामाजिक विडंबनाओं को अपने काव्य में स्थान दिया है। इसी वजह से उनकी काव्य भाषा लोक जीवन से जुड़ी हुई प्रतीत होती है। आइए हम जानते हैं कन्यादान के विषय में। आखिर कन्यादान है क्या? बहुत लोग समझते हैं कि कोई रस्म है, कन्या का दान हो जाता है, ये हो जाता है। अब सामान्य रूप से जान लीजिए कि कन्यादान बेटी का विवाह करना। बेटी का विवाह माँ पिता करते हैं, बेटे का भी विवाह माँ पिता करते हैं। तो ये कन्यादान संबंधित है बेटी के माता पिता के घर से, अर्थात जिस घर से बेटी ब्याही जा रही है वहाँ से संबंधित है, वहाँ के रस्म से संबंधित है कन्यादान। और यह रस्म शादी के दौरान ही, जिस समय विवाह होता है उसी दौरान ही यह रस्म होता है। और उस शादी का, उस ब्याह का सबसे महत्वपूर्ण रस्म है ये कन्यादान। दरअसल कन्यादान है क्या कि माता पिता दोनों अपनी बेटी को अपने होने वाले दामाद के हाथों सुपुर्द करते हैं, उनके हवाले करते हैं और उन्हें यह आशीर्वाद देते हैं कि अब तक हमारी बच्ची हमारी थी, अब आज से इस बच्ची की जिम्मेवारी आप पर है, अर्थात उनके दामाद पर। और ये मानकर जो भी पूजा की विधि है करते हैं और कन्यादान हो जाता है और बेटी हो जाती है उनके घर की, दामाद के घर की। तो ये है कन्यादान का रस्म। एक बात और मैं बता दूं कि लड़की की जब शादी होती है, बेटी की शादी के पूर्व बेटी की माता की एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
कि वह अपने बेटी को वह सब कुछ बताए जो ससुराल में होता है, क्योंकि वह एक ऐसे घर में जा रही है जहाँ से उसका कोई परिचय नहीं है। एक अनिश्चित वातावरण है वहाँ पर, जिसके विषय में वह नहीं जान। आम तौर पर मैं आधुनिकता का आजकल जो हो रहा है उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आम तौर पर जो बातें होती है उसके आधार पर तो वो सब नहीं जानती हैं। तो माँ की जिम्मेवारी होती है कि जिस घर में बेटी जाएगी उसके बारे में सब कुछ बताए, एक एक चीज़ बताती है माँ, और तब जाकर बेटी समझती है और उनका ब्याह होता है, बेटी विदा हो जाती है घर से। आइए कविता पढ़ते हैं। कविता है कन्यादान। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी। आप देख सकते हैं नीचे चित्र में, यहाँ पर एक अल्लड़ लड़की है जो जीवन की वास्तविकताओं से अपरिचित है, उसने कुछ देखा नहीं जीवन में। तो लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, वह कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की उसकी पाठिका थी। कविता में आगे है, माँ ने कहा। माँ क्या समझाती है बेटी को? हर माँ दरअसल समझाती है कि अपने घर जाना तो ससुर को पिता समझना, सास को माता समझना, देवर को भाई समझना, यही सब। लेकिन माँ यहाँ कुछ और समझा रही है। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। यह है कविता कन्यादान। अब इसके भावार्थ को हम लोग देखते हैं। कन्या, देखिए पहले की 3 पंक्ति, कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की को दान में कौन दे रहे हैं? लड़की के माता और पिता, ठीक है। माता पिता की असल पूंजी उनके संतान होते हैं, रुपए पैसे नहीं। अब बेटी बहुत बड़ी पूंजी होती है, क्योंकि माँ उसे अपनी कोख से जन्म देती है, माता पिता दोनों उसका लालन पालन करते हैं, शिक्षा दीक्षा देते हैं, उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, उसकी परवरिश बहुत अच्छे ढंग से करते हैं, इसलिए कि यह एक दिन पराई हो जाएगी। जहाँ जाएगी वहाँ उसे किसी भी तरह की समस्या ना हो, और समस्या हो तो उसका समाधान वह कर सके। तो इसका भावार्थ है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अपनी लड़की का कन्यादान अर्थात शादी के बाद विदा करते वक्त किसी माता का दुख बड़ा ही स्वाभाविक होता है। और जैसे मैंने कहा, हर माँ को यह लगता है कि उसके जीवन की आखिरी जमा पूंजी भी उससे दूर चली जा रही है, वह पराई हो जा रही है। बड़े ही लाड प्यार से, बड़े ही दुलार से उन्होंने अपने बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया था। आखिर अपनी बेटी के साथ ही तो वे अपने जीवन का सुख दुख बांटती थी। माँ और बेटी की बातचीत है। कहती हैं कि आखिर अपनी बेटी के साथ ही तो वे अपने जीवन का सुख दुख बांटती थी, वही तो उनके जीवन की साथी थी। परंतु अब यह साथी भी उनसे दूर चली जा रही है, वह पराई हो जा रही है। ये बहुत ही दुखद घड़ी होती है, बहुत ही दुखद। वो माँ के लिए, उसके पिता के लिए, उसके भाई के लिए, उसकी बहन के लिए, पूरे घर के लिए बहुत ही दुखद क्षण होते हैं। चलिए, भावुकता में नहीं बहते हुए हम लोग असलियत में आए, वास्तविकता में। जीवन की वास्तविकता कुछ और ही है। आगे कविता देखते हैं।
माँ कह रही है, कवि कह रहे हैं कि लड़की अभी सयानी नहीं थी, लड़की अभी सयानी नहीं थी। आप चित्र में देख सकते हैं, लड़की अभी सयानी नहीं है। इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो था, मीन्स छोटे छोटे सुखों का आभास होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। ये कविता की पंक्तियां हैं, काव्य पंक्तियां हैं। इसका भावार्थ है, आगे कवि ऋतुराज कहते हैं कि लड़की बड़ी तो हो गई थी, लड़की बड़ी तो हो गई थी, लेकिन पूरी तरह से सयानी नहीं हुई थी। सयानी मीन्स क्या कि उसे जीवन की समझ नहीं थी, जीवन में आने वाले समस्याओं की समझ नहीं थी, समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे उसकी समझ नहीं थी। बस बच्ची अभी बड़ी हुई थी, अर्थात दुनियादारी की समझ अभी तक उसमें नहीं आई थी। उसने अभी तक अपने घर के बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। घर के बाहर क्या होता है, किस तरह की दुनिया है, दुनिया में क्या क्या होते हैं, शोषण है, अत्याचार है और कई तरह की बातें हैं, उन सबों से उनका वास्ता नहीं पड़ा था। उसने अब तक अपने घर के बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। उससे जीवन की जटिलता का मीन्स जो कठिनाइयाँ हैं जीवन की, उसका सामना नहीं करना पड़ा था। उसका जीवन अभी तक बड़ी सरलता से बीत रहा था। ये जो पंक्ति है ना, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, अर्थात जीवन की जटिलता से उसका सामना अब तक नहीं हुआ था, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों के, अर्थात उसका जीवन अभी तक बड़ी सरलता से बीत रहा था। आराम से माता पिता के घर बेटी आराम से उसका बेटी का जीवन बीत रहा था। यही कारण है, उस कविता उसके आगे है, यही कारण है कि उसे खुशियां मनाना तो आता था, लेकिन परेशानियों का सामना कैसे किया जाए ये अभी तक नहीं पता था। अपने घर के बाहर की दुनिया उसके लिए एक धुंधली तस्वीर की तरह थी, जिसे वो कभी ठीक से देख नहीं पाई थी, पढ़ नहीं पाई थी। जब तक कोई व्यक्ति घर के बाहर कदम ना रखे, बाहर की दुनिया में वक्त ना गुजारे, तब तक उसका संपूर्ण रूप से विकास नहीं हो सकता। बेटी की भी यही दशा थी। इसलिए अभी वह भोली बच्ची केवल सुखों की कल्पना में जी रही थी। सुख को देखा नहीं था, वास्तविकताओं से, जीवन की वास्तविकताओं से उसका परिचय नहीं पड़ा था। आगे की पंक्तियां हैं, माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रिझना। यहाँ ध्यान दीजिएगा सब लोग, लड़कियां तो खासकर ध्यान दीजिएगा, लड़के भी, क्योंकि दोनों की जिम्मेवारी है। आज ये बात क्या है, इस तरह की घटनाएं, इस तरह की बात माँ क्यों बोल रही है कि माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रिझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। तो ये बहुत ही बड़ी बात है जो माँ कह रही है। माँ, मैंने कहा ना शुरू में कि माँ ने वो बात नहीं कहा कि ससुराल में अपने ससुर को पिता समझना, अपने सास को माँ समझना, जो कहें वही करना, देवर को भाई समझना और अपनी सारी जिम्मेवारियों को ठीक से निभाना। यहाँ पर माँ कुछ और ही बता रही है। माँ ने कहा, माँ पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रिझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ कह रही है कि कवि कहते हैं कि अपनी इन पंक्तियों में कवि ने उस माँ का वर्णन किया है जो विदाई के वक्त अपने बेटी को नसीहत दे रही है कि उसे ससुराल में किस तरह रहना है और किस तरह नहीं। अभी दुनिया बदल गई है। आए दिन हम कई घटनाएं देखते रहते हैं कि बहू जल गई या बहू को कुएं में गिरा हुआ पाया गया, कुएं में डूब गई, या कहीं से उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह की घटनाएं अधिकतर हम लोग देखते हैं, सुनते हैं। तो उन सब घटनाओं से माँ अपनी बेटी को आगाह कर रही है, उसे अलर्ट कर रही है कि वो ये नहीं कर रही है कि तुम ऐसे रहना वैसे रहना। विदाई के वक्त अपनी बेटी को नसीहत दे रही है कि उसे ससुराल में किस तरह रहना और किस तरह नहीं रहना है।
सबसे पहले माँ अपनी बेटी को बोलती है कि अपनी सुंदरता पर कभी मत इतराना, तुम बहुत सुंदर हो, ऐसा ये कहकर कभी भी घमंड नहीं करना, स्वाभिमान मत जाना, इतराना मत, क्योंकि सांसारिक जीवन को सही तरह से चलाने के लिए सुंदरता से ज़्यादा हमारे गुण काम आते हैं। हम क्या जानते हैं हमारी प्रस्तुति कैसी होगी उस घर में, उसकी आवश्यकता है, आपके सुंदरता की आवश्यकता वहाँ नहीं है। इसलिए माँ कह रही है कि सुंदरता पर मत रिझना। आगे पंक्तियाँ आग रोटियाँ सेकने के लिए है, उसकी बात हम आगे करेंगे। आइए, फिर माँ अपनी बेटी को कहती है कि आग रोटियाँ पकाने के लिए होती है, ना कि जलने के लिए। अक्सर आप सुनते होंगे कि बेटी या बहू जला दी गई, कई घटनाएं सुनते हैं। तो वही माँ कह रही है कि माँ अपनी बेटी को कहती है कि आग रोटियाँ पकाने के लिए होती है, न कि जलने के लिए। अर्थात वह अपनी बेटी को यह कहना चाह रही है कि अपनी जिम्मेदारियों को अवश्य निभाना, परंतु किसी अत्याचार को मत सहना। फिर से जान लीजिए, माँ कह रही हैं, वो कहना चाह रही हैं कि अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाना, लेकिन किसी अत्याचार को कभी मत सहना। आए दिन घटनाएं घटती रहती हैं, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए माँ ने ये कहा है। उसके बाद माँ कहती है कि वस्त्र आभूषण के मोह में कभी ना पड़ना। ये स्त्री के बहुत बड़े बंधन हैं जो जीवन भर वही देखती रहती हैं। बहुत सुंदर कपड़े हैं, आभूषण है, मैं ये पहनी हूँ, वो पहनी हूँ, मुझे सोना चाहिए, मुझे चांदी चाहिए, और इसी के बंधन में बंधी रहती हैं, और इसका नाजायज़ फायदा उसके ससुराल वाले निभाते हैं, उठाते हैं। तो वही माँ कहती है कि वस्त्र और आभूषण के मोह में कभी ना पड़ना, वह केवल एक बंधन है जिसमें कभी नहीं बनना चाहिए लड़कियों को ससुराल में जाकर। इसके चक्कर में बसा बसाया घर, बसा बसाया संसार भी उजड़ जा सकता है। आप चित्र में देख सकते हैं, बहू को जलाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो ससुराल वाले चाह रहे होंगे वो नहीं हुआ होगा, उनकी पूर्ति नहीं हुई होगी, और आए दिन ये घटना घटती है। इसलिए मैंने यह चित्र आपको दिखाया है। माँ कहती है कि माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। आज के समय में, आधुनिक समय, पहले होता था, पहले ये घटनाएं घटती थी, लेकिन अब जो घटनाएं घट रही हैं विकराल रूप में, बहुत ही बड़े रूप में। क्योंकि माता पिता ने लड़की को जन्म दिया, लालन पालन किया, सब कुछ दिया, दहेज भी दिया या दहेज कम दिया, तो ससुराल में जाकर बेटी को कैसे रहना है, ये माँ बहुत ही स्ट्रिक्टली, बहुत ही कड़े रूप में अपनी बेटी को नसीहत दे रही है कि माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। इन पंक्तियों में माँ अपनी बेटी को कह रही है कि अपने आप को किसी के सामने एक दुर्बल कन्या की तरह प्रस्तुत मत करना कि तुम कमज़ोर हो या अबला हो, ऐसा मत प्रस्तुत करना अपने आप को। तुम्हारा प्रेजेंटेशन, तुम्हारी प्रस्तुति ऐसी होनी चाहिए कि उनको लगे कि हाँ, ये चुस्त दुरुस्त और तैयार है किसी भी समस्या का सामना करने के लिए। इसलिए उन्होंने कहा कि अपने भीतर नारी के सभी गुण बनाए रखना। नारी हो, नारी के सारे गुण तुम में होने चाहिए, लेकिन दूसरों के सामने खुद को कभी निर्बल, कभी असहाय मत दिखाना, अपने आप को कभी भी अबला मत बनाना। ये माँ नसीहत देती है बेटी को, और ये बहुत बड़ी बात है। मैं एक आपसे अपील करता हूँ, छात्रों से भी, छात्राओं से भी, ये वास्तव में दहेज लेने देने की प्रक्रिया है। इसी कारण ये घटना घटती है। हर एक वर्ष 200-300 बच्चे हिंदी पढ़कर जाते हैं मुझसे, और मैं हमेशा उनसे यह संवाद करता हूँ कि लड़कियाँ हैं वो भी उसी तरह रहें जैसे माँ ने कहा है, और लड़के गलती से भी दहेज ना लें और ऐसा कुकृत्य ना करें जो हमने देखा अभी चित्रों में। बहुत सारे चित्र मैंने दिखाया और बहुत सारी घटनाएं हैं, घटती हैं। इसका शिकार कोई ना हो,
ना हम हो, ना आप हो, ना आपके घर की कोई बहन हो, किसी का भी हानि नहीं होना चाहिए। माँ ने जो कहा है वो आज सबकी बात है, क्योंकि आज लड़की निर्बल नहीं सबल है। नारी आज सशक्तिकरण के दौर से गुजर रही है। ऐसे में भी वो घटनाएं घट रही हैं और माँ ये नसीहत दे रही है, तो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि अपने भीतर नारी के सभी गुण बनाए रखना, लेकिन दूसरों के सामने खुद को कभी निर्बल और असहाय मत दिखाना। ये हो गई कविता। तो कविता यहाँ समाप्त होती है। इसके प्रश्नोत्तर आप कर लेंगे, अगर आवश्यकता हो तो मैं आपको दूंगा। आप पढ़ते लिखते रहिए, अपना ख्याल रखिए। इसके साथ ही आज की कक्षा मैं समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद बच्चों।